नमस्कार। यह वीडियो राजनीति विज्ञान के संप्रभुता टॉपिक से संबंधित है। इसका लाभ टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड टीचर, प्रवक्ता, लेक्चरर, नेट जेआरएफ के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, जिससे विद्यार्थियों की अच्छी समझ विकसित कर सके और राज्य के बारे में अच्छे से अच्छे कोटेशन और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करने में सहायक हो। आइए अब हम देखते हैं संप्रभुता। संप्रभुता राज्य का परम आवश्यक तत्व है। ये कैसे? राज्य के 4 तत्व होते हैं। एक होता है जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। आइए, इसके अभाव में हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस राज्य अपने इसी लक्षण के कारण आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र होता है। संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सुपर एनस से हुई है, जिसका अर्थ सर्वोच्च सत्ता होता है। संप्रभुता राज्य का आवश्यक तत्व है, जो उसे सभी मानवीय संघों से अलग और श्रेष्ठ बनाता है। बिना संप्रभुता के राज्य केवल समाज या भीड़ हो सकती है। 16वीं शताब्दी में संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विचारक जीन बोंदा ने 1756 में अपनी कृति सिक्स बुक कंसर्निंग रिपब्लिक में किया था। संप्रभुता के दो पहलू होते हैं। एक आंतरिक संप्रभुता, जिसमें राज्य अपने भीतर सभी व्यक्तियों और संस्थाओं पर सर्वोच्च है। दूसरी बाह्य संप्रभुता होती है। राज्य किसी विदेशी सत्ता के नियंत्रण से पूरी तरह स्वतंत्र होती है। ऐतिहासिक दृष्टि से संप्रभुता के परंपरागत सिद्धांत को 16वीं शताब्दी में बोंदा, 17वीं शताब्दी में गोर्जियस और टॉमस हॉब्स, 18वीं शताब्दी में रूसो, 19वीं शताब्दी में ऑस्टिन ने स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया। राज्यतंत्र का औचित्य साधने तथा पोप और सामंत सरदारों की सत्ता को सीमित करने के उद्देश्य से जीन बोंदा ने द रिपब्लिक में राज्य को परिवारों और उसकी मिली-जुली संपत्ति का ऐसा संगठन कहा, जहां एक सर्वोच्च शक्ति और उसके विवेक का शासन चलता हो। फ्रांसीसी विचारक जीन बोंदा को आधुनिक संप्रभुता सिद्धांत का जनक माना जाता है। डच न्यायविद ह्यूगो गोर्सियस को बाह्य संप्रभुता का जनक माना जाता है। ये सभी पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन सबको याद रखना विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत की सबसे सटीक व्याख्या की थी। उसके बाद जीन जैक्स रूसो को लोकप्रिय संप्रभुता का जनक माना जाता है, जिसका अर्थ कि अंतिम सत्ता जनता में निवास करती है। ऑस्टिन के अनुसार यदि कोई मानव श्रेष्ठ जो अपने जैसे किसी अन्य श्रेष्ठ सत्ता की आज्ञा मानने का अभ्यस्त न हो, लेकिन समाज का बहुसंख्यक भाग उसकी आज्ञा का पालन करता हो, तो वह श्रेष्ठ मानव उस समाज में संप्रभु है। एकलवाद सिद्धांत के समर्थक कौन कौन है? हॉब्स हैं, हीगल हैं, बेंथम है, जॉन ऑस्टिन है। प्रभुसत्ता की हम परिभाषा देखेंगे, जो परीक्षा में लगभग पूछी ही जाती है किसी न किसी रूप में। गार्नर ने प्रभुसत्ता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह कानून की दृष्टि से केवल अपनी इच्छा से बंधा होता है, अन्य किसी की इच्छा से नहीं। कोई अन्य शक्ति उसकी अपनी शक्ति को सीमित नहीं कर सकती है। लास्की का कहना है कि क्योंकि समाज का स्वरूप संघीय है, इसलिए सत्ता भी संघीय होनी चाहिए। केल्सन का विचार है, अपने मौलिक और एकमात्र स्पष्ट भाव में संप्रभुता का आशय सर्वोच्चता से है। माइकाइबर का कथन है कि राज्य संघों का संघ है। पोलक का कहना है कि संप्रभुता वह शक्ति है जो ना तो अस्थायी है, ना हस्तांतरणीय है, ना यह ऐसे विशेष नियमों के अधीन है जिन्हें यह बदला नहीं जा सकता है, और यह धरती पर किसी अन्य शक्ति के प्रति उत्तरदायी है। ओपनहाइम का कथन है कि संप्रभुता सर्वोच्च प्राधिकार है जो हर मौलिक प्राधिकार से स्वतंत्र या उसके ऊपर है। मैकाइबर ने कहा है कि राज्य कानून का जनक भी है और शिशु भी है, अर्थात राज्य कानून बनाता है और स्वयं कानून के अधीन भी होता है। इसलिए मैकाइबर ने राज्य कानून का जनक भी है और शिशु भी है, यह कहा। विल्सन ने प्रभुसत्ता कानूनों का निर्माण करने तथा उन्हें लागू करने वाली प्रतिदिन क्रियाशील शक्ति है।
लास्की का विचार है कि राज्य की संप्रभुता अपने क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों एवं संघों को आदेश देती है। यह उनमें से किसी से आदेश नहीं लेती। इसकी इच्छा किसी प्रकार की वैधानिक सीमाओं के अधीन नहीं है। क्रैब का विचार है, इन्होंने संप्रभुता के स्थान पर कानून की सर्वोच्चता का समर्थन किया है और कहा कि कानून ही राज्य में श्रेष्ठ है। जैक्स का कहना है कि संप्रभुता वह सत्ता है जो अंतिम अर्थ में राज्य के प्रत्येक सदस्यों के कृत्यों को पूर्ण तौर पर नियंत्रित करती है और जिसके विरुद्ध समाज का कोई सदस्य याचना नहीं कर सकता है। रसेल का विचार है, संप्रभुता राज्य के भीतर दृढ़तम तथा सर्वोच्च सत्ता है जो कानून या किसी वस्तु द्वारा सीमित नहीं, क्योंकि तब यह ना दृढ़तम होगी ना सर्वोच्च होगी। बोधा का कहना है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो विधि द्वारा नियंत्रित नहीं है। बिलोबी का कथन है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। ह्यूगो ग्रोसियस का कथन है, संप्रभुता सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है। यह उस व्यक्ति में निहित होती है जिसके कार्यों पर किसी दूसरे का नियंत्रण नहीं होता है, जिसकी इच्छा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। वर्गेस का कहना है, संप्रभुता राज्य के व्यक्तियों और समुदायों पर भौतिक निरंकुश और असीमित शक्ति है। जॉन ऑस्टिन का कहना है, यदि किसी समाज का अधिकांश भाग किसी निश्चित व्यक्ति की आज्ञाओं का पालन करता हो और वह निश्चित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की आज्ञा पालन का आदी न हो, तो उस समाज में वह व्यक्ति संप्रभु है और उस निश्चित व्यक्ति सहित वह समाज राज्य है। जेलनिक का कथन है, प्रभुसत्ता राज्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा किसी दूसरी इच्छा या बाहरी शक्ति के आदेश से बाध्य नहीं है। डिग्वी का कहना है, संप्रभुता राज्य की आदेशकारी शक्ति है। राज्य के रूप में संगठित यह राष्ट्र की इच्छा होती है। यह वह अधिकार है जिसके द्वारा राज्य के क्षेत्र से सब व्यक्तियों को विधिक रूप से आदेश दिए जाते हैं। ब्लैक स्टोन के अनुसार संप्रभुता वह सर्वोच्च अनिवार्य और नियंत्रित सत्ता है जिसके आश्रित बड़े बड़े कानून होते हैं। रूसो का कहना है कि सार्वजनिक संकल्प ही संप्रभु है। अब संप्रभुता के लक्षण क्या क्या होते हैं? संप्रभुता विधि द्वारा भी निलंबित नहीं है, क्योंकि विधि संप्रभु की आज्ञा है। ये हाब्स का कथन है। अब संप्रभुता के लक्षण कौन कौन से हैं? निरंकुशता, संप्रभुता आंतरिक और बाह्य रूपों में सर्वोच्च है। राज्य के भीतर या बाहर कोई भी शक्ति से सीमित नहीं कर सकती है। अस्थायित्व, संप्रभुता राज्य के साथ हमेशा बनी रहती है। सरकारें बदलती हैं, शासक मरते हैं, लेकिन राज्य की संप्रभुता जीवित रहती है। अदेयता, राज्य अपनी संप्रभुता किसी और को नहीं सौंप सकता है। राज्य अपनी संप्रभुता किसी और को नहीं सौंप सकता, क्योंकि जिससे संप्रभुता का नष्ट हो जाता है। लाइबर का कहना है, संप्रभुता का हस्तांतरण उसी प्रकार असंभव है जैसे कोई व्यक्ति अपना जीवन या व्यक्तित्व किसी अन्य को सौंप दे। अविभाज्यता, संप्रभुता को बांटा नहीं जा सकता। कैल होन का कथन है, संप्रभुता एक अखंड वस्तु है, इसे बांटना इसे नष्ट करने जैसा है। संप्रभुता को विभाजित या बांटा नहीं जा सकता है। किसी राज्य में दो संप्रभु नहीं हो सकते हैं। संघीय राज्यों में संप्रभुता संघ और इकाई में बांटा नहीं जाता, बल्कि निकृष्ट विषयों के संबंध में इसके अधिकार क्षेत्र बढ़ जाते हैं। यदि संप्रभुता विभाजित है तो वहां एक से अधिक राज्यों का अस्तित्व होगा। यह कथन जो है गैटिल का है। संप्रभुता एक समग्र वस्तु है, इसे विभाजित करना इसे नष्ट करना है। राज्य में यह सर्वोच्च शक्ति है। हम अर्धवृत्त अर्ध त्रिभुज की भांति अर्ध संप्रभुता की बात नहीं कर सकते हैं। एक केलहन का कथन है। सर्वव्यापकता, राज्य की सीमा के भीतर सभी व्यक्ति वर्ग और संस्थाएं इसके अधीन हैं। कोई भी इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है। गार्नर का कहना है कि संप्रभुता को त्यागना आत्महत्या के समान है। लाइबर का कहना है, संप्रभुता को उसी तरह हस्तांतरित नहीं किया जा सकता जैसे वृक्ष को उसके अंकुरित होने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। जैसे मनुष्य आत्म विनाश के बिना अपना जीवन या व्यक्तित्व किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकता है। प्रभुसत्ता के विविध रूप कौन कौन से होते हैं? एक तो नाम मात्र की संप्रभुता होती है, एक वास्तविक संप्रभुता। नाम मात्र संप्रभुता वह है जिसके नाम पर शासन चलता है, लेकिन वह शक्तियों का
प्रयोग नहीं करता, जैसे ब्रिटेन का राजा भारत का राष्ट्रपति। वास्तविक संप्रभुता वह है जो शक्तियों का असल प्रयोग करता है, जैसे भारत का प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट। विधि अनुसार तथा तथ्य अनुसार संप्रभुता। विधि के अनुसार संप्रभु वह है जिसे राज्य के कानून के तहत सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है, जिसके पास आदेश देने, आज्ञा पालन कराने का वैध अधिकार होता है। जबकि वास्तविक संप्रभु वह है जो शक्ति के बल पर राज्य के सर्वोच्च पद पर असंवैधानिक तरीके से आसीन होता है। संप्रभुता का यह भेद राज्य में क्रांति विद्रोह के समय देखने को मिलता है। उदाहरण के रूप में रूस में, ये थोड़ा सा तथ्य गलत हो गया है, इसको छोड़ दीजिए। ब्राइस का कहना है, व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का निकाय जो अपनी या उसकी इच्छा को कानूनी अथवा कानून विरोधी ढंग से सर्वोपरि बना सकता है, वही व्यक्ति अथवा निकाय तथ्य संप्रभु है, जिसके प्रति वास्तविक आज्ञाकारिता होती है। वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता। वैधानिक संप्रभु वह है जिसके पास कानून निर्माण करने, उसे लागू करने की सर्वोच्च शक्ति होती है। कानूनी संप्रभु सदैव निश्चित तथा स्पष्ट होता है। ब्रिटेन में सम्राट सहित संसद कानूनी संप्रभु का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जबकि राजनीतिक संप्रभु का आशय निर्वाचक मंडल से है, जिसकी इच्छा और समर्थन पर ही वैधानिक संप्रभु का अस्तित्व निर्भर करता है। कानूनी संप्रभु के पीछे दूसरा संप्रभु विद्यमान होता है। यह कथन जो है डायसी का है। गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीतिक संप्रभु किसी राज्य में उन प्रभावों का समग्र योग है जो कानून के पीछे होते हैं। लोकप्रिय संप्रभुता। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक संप्रभुता सर्वसाधारण में निहित है, तो उसे लोकप्रिय संप्रभुता कहते हैं। गिलक्राइस्ट के शब्दों में लोकप्रिय संप्रभुता एक शासक या वर्ग की सत्ता के विरुद्ध जनता की शक्ति है। इसमें दो बातें निहित हैं: वयस्क मताधिकार और जनता के प्रतिनिधि द्वारा विधानसभाओं का नियंत्रण। लोकप्रिय संप्रभुता राजनीतिक संप्रभुता से इस अर्थ में अलग है कि जहां राजनीतिक संप्रभुता का आशय किसी छोटे समुदाय, कुलीन वर्ग अथवा संगठित शक्ति से होता है, वहां लोक प्रभुसत्ता जनता में निवास करती है। इस प्रकार लोकप्रिय संप्रभुता का विचार साधारणतया नैतिक आधार पर जनसाधारण को प्रभुसत्ता का उपयुक्त पात्र माना जाता है। इस विचार के आरंभिक संकेत प्राचीन रोमन विचारक सिसिली के विचारों में मिलता है, किंतु जैसे जैसे रोमन साम्राज्य शक्तिशाली होता गया, वैसे वैसे यह विचार जोर पकड़ता गया कि सम्राट की इच्छा ही कानून की मान्यता का आधार है। मध्य युग में संपूर्ण सत्ता की मूल क्षेत्र ईश्वर को ही माना गया है। तब सर्वप्रथम 14वीं शताब्दी में इतालवी दार्शनिक मार्सिलियो ऑफ द पादुआ ने अपनी कृत में डिफेंसर एसिस में पोप की सत्ता को चुनौती देते हुए लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को नया जीवन प्रदान किया। जनसाधारण के सर्वोपरि सत्ता के सिद्धांत को ही मार्सिलियो ने गणतंत्र के रूप में मान्यता दी। किसके रूप में मान्यता दी? गणतंत्र के रूप में मान्यता दिया था। 17वीं शताब्दी में जर्मन न्यायविद एल्यूसियस ने लोकप्रिय संप्रभुता का बड़ा अच्छा निरूपण किया है। उनके अनुसार प्रभु सत्ता ऐसा कार्य करने की सर्वोच्च और सर्वोपरि शक्ति है जो राज्य के सदस्यों के भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए आवश्यक है। उनका मानना है कि राज्य का झुकाव अनुबंधन अथवा सहमति से होता है, क्योंकि लोकतंत्र के अंतर्गत शासकों की जनसाधारण के अंकुश में रहना पड़ता है। लोकप्रिय संप्रभुता की संकल्पना रूसों के राजनीतिक दर्शन का सार तत्व। उनके अनुसार संप्रभुता की सही अभिव्यक्ति सामान्य इच्छा में देखने को मिलती है, जो किसी समुदाय के सब सदस्यों के तात्विक इच्छा का योग है। रूसों का कहना है कि कई प्रशासक अपनी इच्छा को अनुज्ञप्ति के रूप में तो व्यक्त कर सकता है, किंतु कानून का निर्माण सामान्य इच्छा द्वारा ही होगा। गार्नर का कथन है, असंगठित जनमत कितना भी शक्तिशाली हो, प्रभुसत्ता नहीं होती जब तक कि उसे कानूनी रूप में न रख दिया जाए। जैसे विधायी निकाय के सदस्यों के औपचारिक तथा गैर सरकारी प्रस्ताव कानून के अग्रत्य होते हैं, ऐसे देश में जहां प्रायः सार्वजनिक
मताधिकार मताधिकार की प्रणाली विद्यमान है। जनता की प्रभुसत्ता का अर्थ निर्वाचकों की बहुमत की शक्ति के सिवा और कुछ नहीं है, जो वैधानिक ढंग से स्थापित रूप में कार्य करते हुए उनकी इच्छा को अभिव्यक्त करते हैं। प्रभुसत्ता सिद्धांत। लॉर्ड ब्राइस ने संप्रभुता के 3 सिद्धांतों की चर्चा की है: वैधानिक संप्रभुता, ऐतिहासिक संप्रभुता और दार्शनिक संप्रभुता। इन्हें क्रमशः अमर्यादित संप्रभुता, मर्यादित संप्रभुता, लोकप्रिय जनप्रिय संप्रभुता सिद्धांत भी कहा जाता है। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार संप्रभुता के प्रत्येक सिद्धांत का जन्म किसी न किसी व्यवहारिक उद्देश्य के पश्चात हुआ है। बोधा ने संप्रभुता को अमर्यादित, अविभाज्य, अनन्य शक्ति बताकर केंद्रीकरण के विरुद्ध केंद्रीकरण की शक्तियों का समर्थन किया है। वहीं हॉब्स का उद्देश्य इंग्लैंड में गृह युद्ध जनित अशांति तथा अराजकता के स्थान पर शांति इसलिए कर रहा था क्योंकि वह इंग्लैंड की महान राज्य क्रांति को औचित्यपूर्ण सिद्ध करना चाहते थे। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस के निरंकुश शासकों से नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकार के रक्षार्थ शासन सत्ता को मर्यादित करना चाहता था। रूसो का उद्देश्य था राजद्रोह के स्थान पर प्रजातंत्र की स्थापना करना था। अमर्यादित संप्रभुता का सिद्धांत। इससे जुड़े प्रमुख विचारक बोंदा, हॉब्स, जेरेमी बेंथम, ऑस्टिन, हीगल आदि थे। बोंदा के संप्रभुता विषयक विचार उनकी पुस्तक 6 बुक कंसर्निंग द स्टेट में मिलता है। वह संप्रभुता को असीम, अदेय, अस्थायी, अपृथककरणीय माना है। बोंदा का कहना है कि संप्रभुता कुछ अन्य विधानों से मर्यादित है, जिसे वे सर्वोच्च सत्ता से संबंधित विधान कहता है। बोधा के बारे में शेबाइन का कहना है कि बोधा अपने विचारों में ना तो मध्ययुगीय रह पाया और ना ही आधुनिक बन पाया। हॉब्स भी बोधा की भांति राजतंत्र का समर्थक था। उसने अपने संप्रभु को उन सभी बंधनों से मुक्त कर दिया जो बोधा ने उन पर लगाए थे। हॉब्स के अनुसार संप्रभु राज्य में सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान और अविभाज्य अमर्यादित शक्ति ही संप्रभुता है। हॉब्स लिखता है कि तलवार के बिना समुदाय केवल मात्र शब्द हैं। तलवार के बिना समुदाय केवल शब्द मात्र हैं। ये हॉब्स का कथन है। हॉब्स का मानना है कि प्रजाजनों को यह अधिकार नहीं है कि वे संप्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करें या सरकार के रूप में किसी तरह का परिवर्तन करें। केवल एक ही स्थिति में व्यक्ति संप्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है, जब उसकी आत्मरक्षा का अधिकार बाधित हो, क्योंकि आत्मरक्षा के लिए व्यक्तियों ने समझौता कर संप्रभु की स्थापना की थी। इस प्रकार हॉब्स ने संप्रभुता को व्यक्तियों की इच्छा का परिणाम बताकर संप्रभु को वैधता प्रदान करने का प्रयास किया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बेंथम ने अमर्यादित संप्रभुता के सिद्धांत को पुनर्जीवित किया। उसने यह विचार अपनी पुस्तक ए फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट में दिया। वह संप्रभु को अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख मानता है। वह यह स्वीकार नहीं करता कि संप्रभु प्राकृतिक विधान से मर्यादित है। उसके अनुसार प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है और उसकी आज्ञा ही कानून है, किंतु वह यह स्वीकार करता है कि संप्रभुता उपयोगिता से मर्यादित है। जॉन ऑस्टिन ने सकारात्मक विधि की नींव पर संप्रभुता की संकल्पना का निर्माण किया। यदि कोई निश्चित मानवीय सत्ता अपने जैसी किसी अन्य सत्ता की आज्ञा मानने का अभ्यस्त हो तो इस निश्चित मानवीय सत्ता को उस समाज का प्रभुसत्ताधारी कहेंगे। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की कटु आलोचना हेनरी मेन ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्ट्रक्शन में की है। उनका कहना है कि इतिहास के पन्ने पलटने पर भी हमको ऐसे उदाहरण नहीं मिलते हैं जो संप्रभु सुनिश्चित और श्रेष्ठ मानव में नहीं रहती है। क्लार्क, सिजविक, विल्सन, ग्रीन, बिलोबी आदि विचारकों ने जॉन ऑस्टिन के मत का खंडन किया है और कहा कि संप्रभु का आदेश ही कानून है। ग्रीन का कहना है कि राज्य का आधार इच्छा है, न कि शक्ति। ये जो है बहुत बार पूछा गया। वस्तुतः संप्रभुता पर अनेक प्रतिबंध हैं, जैसे नैतिक प्रतिबंध, रीति रिवाज प्रतिबंध, परंपराएं जैसी प्रतिबंध, धर्म, जन स्वीकृति और अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसे प्रतिबंध लगाए हैं। एक और ऑस्टिन
प्रभुसत्ता सिद्धांत जहाँ राज्य में निरंकुशता को प्रोत्साहन देता है, वहीं यदि हम कानूनी दृष्टि ऑस्टिन के सिद्धांत को देखें तो यह सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि राज्य का स्थान समाज और संस्थाओं में सर्वोच्च है। राज्य को नागरिक की अनन्य निष्ठा प्राप्त होनी चाहिए। मर्यादित संप्रभुता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जन्मदाता जॉन लॉक को माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च सत्ता नहीं है। जॉन लॉक ने संप्रभुता विषयक विचार अपनी कृत टू ट्रीटाइज सिविल गवर्नमेंट में दिया है। उसे अपने संपूर्ण ग्रंथ में एक भी बार संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इसके स्थान पर उसने सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग किया है। लॉक ने शासन के विभिन्न अंगों में व्यवस्थापिका को सर्वोच्च माना है। 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू के संप्रभुता विषयक विचार उनकी कृत द स्पिरिट ऑफ लॉ में मिलता है। वह प्रथम व्यक्ति था जिसने शक्ति विभाजन को व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अनिवार्य बताया था। लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत। रूसो ने कहा है कि राज्य में सर्वोच्च शक्ति जनता में है या जनता में निहित है। उनके अनुसार संप्रभुता का निवास स्थान सामान्य इच्छा में होता है। रूसो के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च, अधेय, अविभाजित और अमर्यादित होती है। बहुलवादियों ने ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी सिद्धांत की कटु आलोचना की है। जैसे लिंडसे ने कहा है कि संप्रभुता संपन्न राज्य का सिद्धांत धराशायी हो चुका है। कैब का कहना है कि संप्रभुता की धारणा को राज्य सिद्धांत से निकाल देना चाहिए। बार्कर का कहना है संप्रभुता संपन्न राज्य की मान्यता निर्जीव व निरर्थक हो चुकी है। लास्की का कहना है कि संप्रभुता का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन के लिए वैध नहीं है। लास्की ने फिर कहा है कि राजनीति शास्त्र के लिए यह अस्थायी रूप से लाभदायक होगा कि संप्रभुता के सिद्धांत को इससे निकाल दिया जाए। फिजिस ने कहा है कि संप्रभुता का विचार एक पूज्य अंधविश्वास के समान है और यह राजाओं के दैवीय अधिकारों के समान समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।